नाउ सेक्शन सी से क्वेश्चन 26 का ए पार्ट देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट 8/5, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 एंड 2,3। तो एक पॉइंट है 8/5, y, वो एक लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है उसको किस रेशो में डिवाइड करेगा ये पूछ रहा है। एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है दैट इज हेयर, जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं 1, 2 एंड 2,3। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं कि ये ए बी है। एक सी पॉइंट है दैट इज 8/5, y, वो ये पूछ रहा है कि ये सी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं कि लेट सी डिवाइड्स ए बी इन k/1, ये इसको k/1 में डिवाइड करता है। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला हम इस सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो यहां पर बाई सेक्शन फॉर्मूला सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, के की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2k + 1 अपॉन k + 1, 3k + 2 अपॉन k + 1, और c के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 8/5, y। अब दोनों ही अगर c के कोऑर्डिनेट्स हैं तो आपस में इक्वल होंगे, यानी ये जो 2k + 1 है वो इक्वल होगा आपका 8/5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10k + 5 = 8k + 8। इसको इधर लाई 2k, इसको इधर ले गए 3, यानी k की वैल्यू आ गई 3/2। सो रेशो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशो इज 3:2। एक्चुअली में वो क्या आएगा, वो 3:1 आएगा। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 3:2 बन जाएगा। इसके बाद वो y की वैल्यू और पूछ रहा है, यहां से कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू आएगी 3k/2 + 2 अपॉन k + 1, और k की वैल्यू हमने अभी निकाली 3 × 3/2 + 2 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 + 1। यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेंगे आप तो 2 आएगा, 3 3 = 9, 2 2 = 4, और 3 + 2 अपॉन 2, यानी यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो क्या है, 13/5 हमारे पास आ रही है। तो सिंपली आपको यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और फिर c के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लेना है। पहले कोऑर्डिनेट को कंपेयर करोगे k की वैल्यू, दैट मींस रेशो मिल जाएगा। आफ्टर दैट आप y को कंपेयर करेंगे और उसमें k की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू भी आपको यहां पर मिल जाएगी। इसके बाद इसके b वाला पार्ट देखिए। ABCD is a rectangle formed by the points ABCD and PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that diagonals of the quadrilateral PQRS bisects each other. हमारे पास ABCD एक रेक्टेंगल है। We had ABCD इस तरीके से ABCD। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -1, -1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -1, 6, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 6 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -1। और जो पी क्यू आर एस हैं, पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, और जो आर है वो सी डी का मिड पॉइंट है, और जो एस है वो आपका डी ए का मिड पॉइंट है।
और इन PQRS पॉइंट को मिला करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है इस तरीके से। एंड वो कह रहा है कि शो दैट डायगोनल ऑफ PQRS बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक तो ये डायगोनल बन गया PR और QS, हम इसे बाइसेक्ट करते हुए कैसे दिखाएंगे? हम जो ये डायगोनल है PR का मिड पॉइंट निकालेंगे और SQ का मिड पॉइंट निकालेंगे और दोनों का मिड पॉइंट सेम आएगा, मतलब एक ही पॉइंट आएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को बराबर हिस्से में काट रही, मतलब बाइसेक्ट कर रही हैं। अगर दोनों के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट सेम आ जाएंगे दैट मींस वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बट मिड पॉइंट निकालने के लिए PQRS के कोऑर्डिनेट चाहिए और PQRS भी तो मिड पॉइंट हैं, तो आप यहां पे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आ जाएंगे जरा चेक करें। यहां P इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 यानी -1 अपॉन 2 -1 प्लस 6 अपॉन 2। यहां पर चेक करें तो -2 अपॉन 2 इज -1 एंड ये आ गया 5/2। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q हम निकालेंगे तो वो आएंगे 3 -1/2 प्लस करेंगे 6 प्लस 6/2, ये आ गया 2/2 इज 1 एंड 12/2 इज 6। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R निकालेंगे तो 3 प्लस 3/2, 6 माइनस 1/2 यानी ये आ गया आपके पास 6/2 इज 3 एंड दिस इज 5/2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ S निकालेंगे आप तो 3 माइनस 1 इज 2/2 एंड -1 माइनस 1/2, यहां पे आ गया 2/2 इज 1, ये माइनस का 1। अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ PR। मिड पॉइंट P और R का मिड पॉइंट, तो -1 प्लस 3/2 एंड 5/2 प्लस 5/2 अपॉन 2, यहां पे आ गया 1 और ये 5 बन गया अपॉन में 2 यानी 5/2। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ PR एंड मिड पॉइंट ऑफ QS निकालेंगे QS का मिड पॉइंट क्या होगा 1 प्लस 1/2 एंड 6 माइनस 1/2, तो ये आ गया 1,5/2। यानी आप देखें तो PR का जो मिड पॉइंट है वो QS के मिड पॉइंट के इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे मिड पॉइंट ऑफ PR इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ QS। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहां पे डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हमने यहां पर प्रूव कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन 27 देखिए। In a teacher's workshop, the number of teachers teaching French, Hindi and English are 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number of rooms required if each room has the same number of teachers are seated and all of them are of same subject. तो आप समझिए यहाँ पर फ्रेंच टीचर्स कितने हैं 48, हिंदी के टीचर्स कितने हैं, हिंदी के टीचर्स हैं 180 एंड इंग्लिश के जो टीचर्स हैं वो कितने हैं, इंग्लिश के टीचर्स हैं 144। अब वो कह रहा है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई टीचर्स को कम से कम रूम में बैठाना है। अब टीचर्स को कम से कम रूम में आप कब बैठा पाओगे, जब एक रूम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स आप रखेंगे।
अगर मान लीजिए आपने एक रूम में एक ही टीचर बिठाया तो फिर तो बहुत सारे रूम चाहिए होंगे, आप 2 बिठाएंगे तो और कम चाहिए होंगे, 3 बिठाएंगे तो और कम चाहिए होंगे। मतलब आपको रूम्स की जो नंबर है अगर उसे कम करना है तो एक रूम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए। तो यहां पे आप लिखेंगे रूम्स विल बी मिनिमम, वी वांट मिनिमम रूम्स, या फिर वी हैव टू फाइंड मिनिमम रूम्स so there should be maximum number of teachers in room. So we have to find HCF of 48, 80 and 144। तो यहाँ पे हमें HCF मिल जाएगा कि हम एक रूम में कितने टीचर्स रख सकते हैं। तो 48 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या आएंगे, 48 के फैक्टर्स हम कर लेते हैं 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। 80 के फैक्टर्स कर लेते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5। 144 के फैक्टर्स कर लेते हैं यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। जब हम HCF निकाल रहे हैं तो कॉमन मल्टीपल की लोएस्ट पावर हम लेते हैं। तो यहाँ कॉमन तो सभी में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 यानी 16 हमारे पास क्या आ गया, HCF आ गया। अब हमें चाहिए रूम्स, तो नंबर ऑफ रूम्स आर, नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे, देखिए 48 टीचर्स हैं, एक में 16 रख सकते हैं, तो कितने रूम बन जाएंगे, प्लस 80 टीचर्स फ्रेंच के हैं 16 रख सकते हैं, प्लस 144 16 रख सकते हैं। तो ये 16 से 3 टाइम्स हो गया, 16 से 5 टाइम्स हो गया, एंड ये 9 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया 17। सो वी रिक्वायर 17 रूम्स। तो हमें कितने रूम्स चाहिए होंगे, वी रिक्वायर 17 रूम्स। तो ये आपको माइंड में रखना है कि आपको रूम्स मिनिमम तब मिलेंगे जब टीचर्स रूम के अंदर मैक्सिमम होंगे, मतलब आपको HCF निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन 28 देखिए, हमें इस टर्म को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे टेकिंग LHS को आप ले लेंगे और फिर इसमें स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमें नहीं दिख रहा जो हम बना लें, तो हम ऐसे केस में टर्म्स को फिर साइन और कॉस में ब्रेक करते हैं, उसके बाद हमारा कोई फॉर्मूला यहाँ बन पाएगा। तो tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट को लिख लेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ जो tan है इसको लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन थीटा, और यहाँ बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉस थीटा, और यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और ये कॉस ऊपर चला गया, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा,
और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो गई साइन थीटा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप समझे तो इसका एलसीएम आप लेंगे तो ये टर्म तो दोनों में सेम है और उसके अलावा जो टर्म है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ज़रा समझिए कि जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, बचेगा साइन थीटा, उसकी मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से होगी, इट विल बिकम साइन क्यूब थीटा माइनस, जब इससे डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा बचेगा एंड कॉस क्यूब थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। एंड डिवाइड में हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया और ये पूरी टर्म बन जाएगी 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ज़रा समझिए कि यहाँ पर इसके अपॉन में आएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो 1 बन गया कैंसिल होकर के, और साइन ऊपर जाकर के बन जाएगा कॉसिकेंट थीटा एंड कॉस बन जाएगा ऊपर जाकर के सीकेंट थीटा। और यही हमारी RHS है जो हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी। तो हमने अपनी LHS को RHS के इक्वल यहाँ पर प्रूव कर दिया है। सिमिलर मेथड से बढ़ना है, पहले साइन कॉस में आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, आफ्टर दैट एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, बाकी के डिवाइड में करते ही यहाँ पर हमारी टर्म बन गई है। इसके बाद क्वेश्चन 29 देखिए, 3 years ago Rashmi was thrice as old as Najma and 10 years later Rashmi will be twice as old as Najma। कि 10 years के बाद जो रश्मि है will be twice as old as Najma। How old are Rashmi and Najma? तो हम क्या करते हैं, रश्मि और नजमा की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि, कि रश्मि की जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास है x ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ नजमा जो है वो हमारे पास है y ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम करते हैं, पहली कंडीशन क्या कह रही है, 3 years एगो। भाई मान लो आप जो हो यहां पर 14 ईयर्स के हो या 15 ईयर्स के हो, मैं आपसे पूछूं कि आप 3 साल पहले कितनी एज रही होगी आपकी, तो आप बोलेंगे सर 3 साल पहले हम 12 साल के थे। आपको कैसे पता चला, आपने अपनी एज में से 3 ईयर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जब हम करेंगे तो वो कह रहा है 3 साल पहले, यानी इसकी उम्र रही होगी x-3 और इसकी उम्र रही होगी y-3। वो कह रहा है कि 3 साल पहले जो रश्मि थी वो नजमा की उम्र का थ्राइस थी, यानी ये जो उम्र है ना ये इसका 3 गुना है। तो इनको बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो दोनों की उम्र बराबर होगी। ये 1 है तो ये 3 है। अब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों इक्वल हो गए। अब यहां पर आ गया x-3 इज इक्वल टू 3y-9, इसको इधर ले आए, x-3y ये इधर जाकर के -9 + 3 यानी x-3y इज इक्वल टू -6। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन,
सेकेंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है कि 10 ईयर्स लेटर, तो 10 ईयर्स लेटर रश्मि की जो उम्र है वो होगी x + 10 एंड नजमा की जो उम्र है वो होगी y + 10। वो कह रहा है कि 10 ईयर्स लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा, यानी अब ये इसका 2 टाइम्स है, ये 1 है तो ये 2 है, अगर इनको इक्वल करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, इसको इधर ले आइए, x - 2y एंड 20 - 10 इज 10, दिस इज सेकेंड। अब अगर जैसे ही आप यहां फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे एक्स वाई मिल जाएगा, मतलब रश्मि और नजमा की प्रेजेंट एज मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहां भी x है यहां भी x है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x - 3y इज इक्वल टू -6, x - 2y इज इक्वल टू 10, यहां पर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा 2 में से फर्स्ट कर दिया हमने, ठीक है, तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये भी माइनस का, यहां पे आ गया माइनस का y एंड यहां पे आ गया माइनस का 16, सो y इज इक्वल टू 16। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 16 इन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख लें आप, तो यहां पे रखेंगे x - 3 × 16 इज इक्वल टू -6। तो x ये हो गया माइनस का 48, इधर ले जाएंगे तो यहां पे आ गया -6 + 48, तो यहां पे आ गया x इज इक्वल टू 42 ईयर्स, यानी प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि की जो प्रेजेंट एज है वो है 42 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ नजमा की जो प्रेजेंट एज है वो आई है 16 ईयर्स। और आप चेक भी कर सकते हैं, कंडीशंस लगा करके देखेंगे तो आपको यहां पर ये मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड कंडीशंस हमें यहां बनानी है एंड आफ्टर दैट आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 30 देखिए, इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O। AB डायमीटर ऑफ सर्कल है एंड इससे जो ये टेंजेंट्स पास हो रही हैं इनका कुछ भी नाम है, ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये थ्योरम हमारे पास होती है कि डायमीटर के एंड पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट्स पैरेलल होती हैं। AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O, AQ, BP एंड PQ। AQ, BP एंड PQ ये सब क्या है, ये टेंजेंट्स हैं आपकी टू द सर्कल। टू प्रूव एंगल POQ इज 90 डिग्री। POQ हम लिख देते हैं आपके लिए, टू प्रूव एंगल POQ इज ऑफ 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, ये वाला एंगल। तो इसके लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहां करेंगे एंड कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया लेट्स से R एंड जॉइन OR, जॉइन OR, हमने OR को क्या कर दिया, यहां पर जॉइन कर दिया। अब आप यहां देखो तो यहां 2 ट्रायंगल्स आपके पास बन रहे हैं इन ट्रायंगल्स में। नाउ इन ट्रायंगल आप यहां पे ले लें, इन ट्रायंगल AOQ या फिर AOQ में ले लें एंड ट्रायंगल ROQ। मैं क्या कर रहा हूं, इनको सिमिलर कॉन्ग्रेंट प्रूव करूंगा। कॉन्ग्रेंट हम क्यों प्रूव कर रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देता हूं तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा और सिमिलरली हम इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल ला सकते हैं। और फिर आप देखें तो ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री का है। इस वाले एंगल की जगह हम ये लिख लेंगे, इस वाले एंगल की जगह ये वाला एंगल लिख लेंगे और फिर जो POQ है वो 90 का हो जाएगा सिंपली। तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे AOQ और ROQ को। तो जरा समझिए,
यहां पर जो AO है, या फिर मैं कहूं कि AQ जो है वो इक्वल है RQ के, AQ इक्वल है RQ के। ऐसा क्यों है? क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, थ्योरम 10.2 वो इक्वल होती हैं। आप लिख देंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये क्या होंगी? ये इक्वल होंगी। चलो ये हो गया। इसके बाद अब आप यहां देखें तो जो AO है वो RO के इक्वल होगा। AO इज इक्वल टू RO, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, रेडियाई दोनों क्या हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। इसके बाद OQ इज इक्वल टू OQ, ये दोनों में कॉमन है, सिंपल हो गया। बाई SSS ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल AOQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ROQ। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि एंगल AOQ, जो एंगल AOQ है वो इक्वल होगा QOR के। AOQ जो है वो किसके इक्वल होगा? ROQ के इक्वल होगा, ऐसा लिख दें। बाई CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिमिलरली, अब आपको करना नहीं है, इतना नहीं लिखना होता, आप बोलेंगे सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि जो एंगल ट्रायंगल BOP है, ट्रायंगल BOP है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ROP के, ROP के। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल BOP जो है, BOP ये वाला एंगल इस ROP एंगल के इक्वल होगा। और हमारा काम ये मान लो अब यहां पर बस हो ही गया। तो ये जरूरी रिजल्ट थे जो हमें यहां से चाहिए थे। नाउ इस एंगल को देखें, एंगल AOR, एंगल AOR प्लस एंगल ROB, एंगल ROB ये हमारा 180 डिग्री होगा, बिकॉज दे आर लाइनर पेयर एंगल्स। या फिर आप कह सकते हो कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। तो AOR जो है, AOR इसको मैं लिख सकता हूं AOQ प्लस QOR यानी ROQ। ROB को मैं लिख सकता हूं आपका एंगल BOP प्लस एंगल ROP इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप समझो हमें रिजल्ट क्या चाहिए? हमें ये वाले दो एंगल्स यहां चाहिए ताकि इनके सम के बारे में हम बात कर सकें। यानी एक तो ROQ हमें चाहिए, ये ठीक है, एक तो ये चाहिए और एक ROP हमें चाहिए। इन दोनों को खत्म करना पड़ेगा। AOQ किसके इक्वल है? ROQ के। तो इसको भी मैं ROQ लिख सकता हूं, ये भी ROQ, और जो BOP है वो ROP के इक्वल है। तो ROP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया ट्वाइस ऑफ ROQ प्लस ट्वाइस ऑफ ROP इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ROQ प्लस ROP इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से कैंसिल करेंगे 90 डिग्री। ROQ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ROQ यानी ये वाला एंगल, ROP ये वाला एंगल, ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कौन सा एंगल बन रहा है? POQ। सो विच इंप्लाइज, इसको आप लिख सकते हो POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड आप समझे कि जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वो हम ले आए। तो इस तरीके से हमें अप्रोच करना पड़ेगा। हमारा प्राइमरी टारगेट था इन दोनों और इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना। फिर हमने सम करके लिख लिया और इनका सम ये बना, तो POQ जो है वो 90 डिग्री यहां पर आ गया। नाउ 30 का B पार्ट देखिए। ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है
उसके अंदर इस सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है इन विच पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एज शोन। ये जो पी क्यू आर एस पॉइंट्स हैं ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू डी सी। जो ए डी है वो इस डी सी पर परपेंडिकुलर है। तो आप समझें, तो यहां से आप OP और OQ को मिलाओगे तो OP इस पर परपेंडिकुलर होगा और OQ इस पर परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से। नाउ जो हमें दे रखा है वो ये है कि जो BC है वो 30 सेंटीमीटर है, ये BC 30 सेंटीमीटर, BS जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो हमें ये DC निकालना है, DC निकालना है। आप समझो कि जो BS है वो इक्वल होगा BR के, एंड जो CR है वो इक्वल होगा CQ के, बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। वो इक्वल होंगी। पूरा BC जो है वो 30 है, BC को आप ऐसा लिख सकते हैं BR प्लस RC, और जो हमारा BR है वो किसके इक्वल है, BR जो है वो BC के इक्वल है, BS के इक्वल है, यानी 24 हो गया। और ये RC हमें निकालना है, दिस इज 30, तो जो RC है वो हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। अब जो RC जितना है उतना ही QC होगा हमारा, QC इज इक्वल टू RC 6 सेंटीमीटर, ये मिल गया बिकॉज ये भी इक्वल है आपके। नाउ इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। तो ये जो DQ है, DQ इक्वल होगा OP के, दैट इज 8 सेंटीमीटर, बिकॉज यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, और ये क्या बन गया आपका, एक स्क्वायर बन गया जिसकी सभी साइडें इक्वल हैं। तो यहां पर DQ मिल गया। हमें निकालना था DC, तो DC इक्वल है DQ प्लस QC। DQ है 8 और QC है 6, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो एक क्वाइट इजी टाइप का ये क्वेश्चन था। अगर थोड़ा सा आप अपने माइंड में इसके फिगर को समझ पाए तो आप इसे क्लियरली कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 31 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर and inner radii of a hollow right circular cylinder of length 14 centimeter is 1 centimeter। यानी एक hollow cylinder है, ऐसा hollow cylinder है आपके पास। तो यहां पर इसकी कुछ मोटाई है, यहां पर कुछ इसकी थिकनेस है, तो एक रेडियाई तो बनेगी अंदर तक, वो इनर रेडियाई, और एक सेंटर से जितनी इसकी थिकनेस है उसके बाहर तक वो होगी आउटर रेडियाई। तो हम यहां मान लेते हैं कि लेट inner radii is equal to R1 and outer radii is R2, और यूनिट क्या दे रखी है हमें यहां पर, सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी R2 माइनस R1 जो है वो 1 सेंटीमीटर आपको यहां पर दे रखा है। आउटर माइनस इनर रेडियाई का जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर आपने क्या दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। इफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक तो निकालनी होती है हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक निकालना है वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग। समझो, देखिए क्या है, इस तरीके से ये हॉलो सिलेंडर है, अंदर से खाली है, तो अंदर तो कोई मेटल यूज्ड ही नहीं होगा, मतलब मेटल कहां यूज्ड होगा, केवल इसकी सरफेस को बनाने में। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप, एक तो वॉल्यूम निकालोगे सेंटर से बाहर तक, तो इस पूरे का वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर अंदर तक वाली वॉल्यूम निकाल के जो अंदर वाले पार्ट का वॉल्यूम है वो हम इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा यहां पर, फिर हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, इसकी जो ये थिकनेस है इसकी वॉल्यूम मिल जाएगी। तो हम यहां पर निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटल, वो क्या हो जाएगी
पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। अब हम पहले बाहर वाली निकाल रहे हैं, तो आर टू स्क्वेयर एच माइनस पाई आर वन स्क्वेयर एच, अंदर वाली वॉल्यूम इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। पाई एच हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचा आर टू का स्क्वेयर माइनस आर वन का स्क्वेयर इज इक्वल टू 22/7 इंटू एच इज 14, यहां पे कैंसिल हो गया। इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1। अब ये जो वॉल्यूम है, जो मेटल की वॉल्यूम है, वो हमें यहां पर दे भी रखी है, दैट इज 176। तो ये वाला जो पार्ट है वो किसके इक्वल होगा? 176 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। और R2 माइनस R1 1 के इक्वल है, तो 44 को इधर ले जाएंगे डिवाइड में, तो R2 प्लस R1 बचा यहां पे 176 अपॉन 44 हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे ट्वाइस, तो यहां पे आ गया 4, यानी कि R2 प्लस R1 जो है 4 आ गया, दिस इज सेकंड आ गया, इसको नाम दो फर्स्ट। आप देखो तो R2 और R1 में हमें दो इक्वेशंस मिल गई। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके R2 R1 निकाल सकते हैं, आउटर एंड इनर रेडियाई, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर देंगे, तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 1, R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 4, ये तो कैंसिल हो गया। 2R2 इज इक्वल टू 5, यानी R2 इज इक्वल टू 5/2 विच इंप्लाइज 2.5 सेंटीमीटर। और यहां पे R1 क्या मिल जाएगा, यहां पे रख देंगे 2.5 माइनस R1 इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले आएंगे, R1 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमारे पास आउटर रेडियाई कितनी आ गई है? आउटर रेडियाई इज 2.5 सेंटीमीटर एंड जो इनर रेडियाई है, इनर रेडियाई इज 1.5 सेंटीमीटर, और यही हमें यहां पर निकालनी थी। आउटर एंड इनर रेडियाई हमें यहां पर निकालनी थी। इसके बाद सेक्शन डी का क्वेश्चन 32 देखिए क्या कह रहा है। एन आर्क ऑफ ए सर्कल of radius 21 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। हमारे पास एक सर्कल है, we had a circle, और इस सर्कल की रेडियस जो है वो है 21 सेंटीमीटर, दैट इज, और यहां सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री, ये है ए बी, यहां पे L मान लो। ये जो ALB आर्क है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हमें बतानी है लेंथ ऑफ आर्क। पहला क्वेश्चन, आप बोलेंगे सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, जिसको हम थीटा बोलते हैं, तो थीटा ले लें यहां पे से, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, रेडियस R इज 21 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क हम किससे निकालते हैं? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा इज 60 ओवर 360 इंटू 222/7 इंटू आर हमारे पास है 21। 6 से 60 से 6 टाइम, 2 से 3 से 7 से 7, तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर। यानी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो तो 22 सेंटीमीटर आ गई। द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। तो इस माइनर सेक्टर का एरिया बताना है, तो पहले हम इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे इस सेक्टर का, उसमें से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहां पर फिर हमें क्या मिल जाएगी, इसकी माइनर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। सो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो 60 ओवर 360
इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वेयर यानी 21 इंटू 21। टू 31 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रेंगल। सो एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो सॉरी आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। वैसे तो ये आइसोस्केल होता है, अगर ये जो एंगल है वो कुछ डिफरेंट होता तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल होता, बट इस एंगल के 60 डिग्री हो जाने की वजह से ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो दोनों साइडों के अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो ये वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस वजह से ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अदरवाइज ये आइसोस्केल ट्रायंगल बनता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं √3/4 साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो √3/4 साइड है 21 इंटू 21 और √3 की वैल्यू है 1.73, 21 इंटू 21 इज 441/4, और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 190.73 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, केवल मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पे आ गया 231.00 190.73। तो यहां पे आ गया 10 - 3 इज 7, यहां पे 9 - 7 इज 2, 9 - 7 इज 2, यहां पे 0 एंड 13 - 9 इज 4, यानी 40.27 सेंटीमीटर स्क्वेयर ये हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा। अब ये ना 40.15 आ सकता है, 07 आ सकता है, 19 आ सकता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, वो इस √3 की वैल्यू से। हमने √3 की वैल्यू 1.73 ली, आप 1.7 लेंगे तो कुछ और आंसर आ सकता है, तो इसमें थोड़ा फर्क हो सकता है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिलती है, ये वैल्यू परफेक्ट होनी चाहिए 40, इधर थोड़ा बहुत डिफरेंस आपका हो सकता है। नाउ क्वेश्चन 33 का ए पार्ट देखिए। द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 32। उसकी फर्स्ट और 8th टर्म का जो सम है इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। तो हमें मान लीजिए लेट A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमसे क्या कह रही है, सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म यानी A प्लस A8 इज इक्वल टू 32, और हम बोल रहे हैं D इज कॉमन डिफरेंस। तो A8 को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 32। तो ये हो गया 2A प्लस 7D इज इक्वल टू 32। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, यहां पर हमारे पास आ गई। इसके बाद कह रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, इनका जो प्रोडक्ट है A इंटू A8 जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो 32 आ रहा है, यानी A इंटू A प्लस 7D हमारे पास यहां पे 60 आ रहा है, सॉरी प्रोडक्ट इज 60। तो ये हो गया आपका यहां पर। तो यहां से हम अगर आप ध्यान से देखें तो A प्लस 7D किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस 7D हमारे पास हो जाएगा 32 माइनस A इज इक्वल टू 60।
ये हो गया 32a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 60। यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 32a और ये इधर आके प्लस का 60 हो जाएगा। आप बोले सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम a और d की वैल्यू निकाल पाएँ। सारा काम हमारा a और d पर डिपेंड करता है। अगर हम a और d निकाल पाए फिर क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इन कंडीशंस से हमें इक्वेशंस बना लेनी है a और d में, फिर उनका यूज करना है a और d की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 60 हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 32 आए। माइनस का 30a माइनस का 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a माइनस 30, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a माइनस 30 कॉमन ले लिया, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या तो a माइनस 30 0 होगा या a माइनस 2 0 होगा। तो यहाँ से a आ गया 30, यहाँ से a आ गया हमारे पास 2। अब इसके बाद जब a को 30 आप रखेंगे यहाँ पर, a को 30 रख देंगे यहाँ पर, a को 30 रखेंगे तो ज़रा देखिए क्या होगा। a को 30 रख दिया तो ये हो गया 60 प्लस 7d इज इक्वल टू 32। इसको इधर ले गए, 7d इज इक्वल टू 32 माइनस 60, तो ये हो गया 8 एंड 5 माइनस 3 इज 2 यानी माइनस का 28। और 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो 4, d की वैल्यू आ गई माइनस 4। और जब आप a को 2 रखोगे तो 4 प्लस 7d इज इक्वल टू 32, इधर ले गए, 7d इज इक्वल टू 28, d इज इक्वल टू 4। तो दो केसेस हमारे पास आ रहे हैं। जब a 2 है तो d 4 है, जब a 30 है तो जो d है हमारे पास वो माइनस 4 है। इसके बाद वो कह रहा है हेंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स 20 टर्म्स। तो इसकी 20 टर्म्स का सम और निकाल दीजिए। आप बोले सर कौन सा पेयर हम यूज करेंगे? दोनों ही करने पड़ेंगे, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये वाला यूज कर, दोनों से निकाल के बताते हैं। तो पहला केस व्हेन a इज इक्वल टू 30 एंड d इज माइनस 4, हमें निकालना है S20 यानी 20/2 n/2, 2a यानी 2 इंटू 30 प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1 इंटू d माइनस का 4। तो यहाँ पे आ गया 10 60 और यहाँ पे आएगा 19 इंटू माइनस 4। यहाँ पे आ गया 10 इंटू 60, ये माइनस का 76 और यहाँ पे बचा फिर 10 माइनस 6 इज 4, 10 माइनस 6 इज 4 एंड दिस इज माइनस का 16, ये बचेगा माइनस का 16। तो ये हो गया माइनस का 160। अब दूसरे पेयर के लिए निकालते हैं व्हेन a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 4। तो S20 क्या होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हो गया 10, ये हो गया 4 एंड 19 4 जा, ये हो गया आपका, दिस इज 76 यानी 10 इंटू 80 इज 800। तो यहां पर हमारे पास दो सम आ रहे हैं, एक आ रहा है माइनस का 160, एक आ रहा है 800। दो a और d के पेयर्स आ रहे हैं, तो दोनों के लिए ही हमें यहां पे क्या निकालना पड़ेगा? सम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके और वाला पार्ट देखिए, इन एन AP of 40 terms the sum of first and 9 terms is 153 and the sum of last 6 terms is 687. Determine the first term and common difference and find the sum of all the terms of AP. उसमें n की वैल्यू कितनी है? 40 है। Let a is equal to first term, d is equal to common difference. According to first condition यदि हम कहें
फर्स्ट कंडीशन हमसे क्या कह रही है कि सम ऑफ 9 टर्म्स इज 153, यानी 9/2 2a प्लस 8d हमारे पास 153 यहां पे आएगा। दिस इज S9 हमें 153 यहां पर दे रखा है। इस 2 को इधर ले आएंगे, 9 डिवाइड में आ जाएगा। इनफैक्ट यहां से 2 भी कॉमन ले सकते हो, तो 9/2 इंटू 2 यहाँ पे आ गया a प्लस 4d इज इक्वल टू 153। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 से इसको करेंगे तो 9 बन जा 9 और यहाँ पे आएगा आपका 17। दिस इज 17 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस 4d इक्वल आ गया 17 के। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हम लिखते हैं, सेकेंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है कि सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। अच्छा, लास्ट 6 टर्म्स, तो 6 टर्म्स की लास्ट कौन कौन सी होंगी जरा देखिए, वो तो हमें डायरेक्टली ही करना पड़ेगा। 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गई, तो 35 से ले लेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 लास्ट 6 टर्म्स का सम जो है वो आपको 6 8 7 दे रखा है। ये आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। तो यहां पर a35 को हम लिख सकते हैं a प्लस 34d, इसको लिख सकते हैं a प्लस 35d, a प्लस 36d, a प्लस 37d, a प्लस 38d, a प्लस 39d इज इक्वल टू 687। 1 2 3 4 5 6 ये बन गया 6a प्लस, इन सभी को ऐड करेंगे 34 35 36 37 38 एंड 39, तो कितना आएगा 9 6 15 22 22 8 30 एंड 9 39 3 आ गया 21, यानी 219d इज इक्वल टू 687। यहां से कुछ कॉमन भी आ सकता है, यहां से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 687। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड यहां पे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 9 229, यानी 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 229। दिस इज सेकेंड। ये हमारे पास इसकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। हमें a और d निकालना है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें a और d मिल जाएंगे, क्योंकि a और d में 2 इक्वेशन आ गई। तो यहां पर है a 4d, इसको हम इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 2। तो यहां पे आ गया 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 229। यहां पे 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 34। माइनस कर देंगे, a कैंसिल हो गया और 73 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65d इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज 5, 12 माइनस 3 इज 9 एंड 195। d इज इक्वल टू 195 अपॉन 65, 5 से 13 और ये आ गया आपका 13 15 4 9, 13 से 3 टाइम्स, तो d की वैल्यू आ गई 3। नाउ पुटिंग d इज इक्वल टू 3, इन फर्स्ट में रख देंगे, तो यहां पे आएगा 4 3 12, इधर जाकर के a की वैल्यू 5,
तो हमारे पास A आ गया 5, D आ गया हमारे पास 3। वो कह रहा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द AP। AP में टर्म्स कितनी है 40, यानी हमें निकालना है S40। 40/2, 2A यानी 2 × 5 प्लस 40 - 1 × D यानी 3। तो यहां पे आ गया 20 प्लस 10 और ये हो गया 39 × 3 117। तो यहां पे आ गया n - 1 × D, 40 - 1 is 39 × D is 3। ये आ गया आपका 127 × 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2540। तो हमारे पास जो सम है वो 2540 आ रहा है। हमारे पास दो कंडीशंस यहां पे दे रखी थी। पहली थी कि S9 सम ऑफ 9 टर्म्स इतना है, वहां से एक कंडीशन बन गई जो सीधा सीधा था, हमें S9 का फॉर्मूला यूज करना था। बट फिर उसने बोला कि लास्ट 6 टर्म्स का जो सम है वो आपका यहां पर क्या है 687 है। अब लास्ट 6 टर्म्स का हम सम निकाल लेते हैं जब AP हमारे पास होता है, उसको रिवर्स करके AP को तब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। बट यहां AP ही नहीं दे रखा, तो फिर आप डायरेक्टली लास्ट 6 टर्म्स का सम कर लेना, वहां से A और D में इक्वेशन बन जाएगी। फिर A और D की इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और जैसे ही A और D की वैल्यू हमें मिलेगी फिर तो हम कोई भी टर्म यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 34 का A पार्ट देखिए। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये हमारे पास क्या है, ये BPT है। BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर हम इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं आपका। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। वी हैड अ ट्रायंगल ABC। इसकी इस साइड BC के पैरेलल हमने यहां पर एक DE लाइन ड्रॉ कर ली। अब गिवन क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव ये करना है कि ये जो DE है वो इन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी AD/DB जो है वो इक्वल होगा AE/EC के। ये हमें प्रूव करना है। तो जो दे रखा है वो क्लियर हुआ, और जो प्रूव करना है वो आपको दिख गया कि AD/DB AE/EC के इक्वल हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहां पे करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं कि हमने DF बना लिया। DF परपेंडिकुलर टू AC हमने ड्रा किया, एंड EG हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया AB का, एंड हमने DC और BE को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन DC एंड BE। अब जरा देखिए यहां पर, नाउ अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालना चाहें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक ही फॉर्मूला 1/2 × B × H, बेस इंटू हाइट। 1/2 × बेस, बेस क्या है हमारे पास, बेस है यहां पर ये AE बेस है, और इस पर परपेंडिकुलर क्या है, ये DF है। बेस इंटू हाइट इंटू DF, इसको मान लिया हमने फर्स्ट। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। 1/2 × परपेंडिकुलर तो ये EG भी है, और ये इसका बेस क्या है AD, ये भी तो हमारा ट्रायंगल का एरिया मिल गया। नाउ अब हम निकालते हैं ट्रायंगल का एरिया BDE का। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर। जरा देखिए
सर आप बोलें कि यहां पर तो परपेंडिकुलर है ही नहीं। इस BD साइड को यदि हम थोड़ा आगे बढ़ाएं और इस पर जो परपेंडिकुलर है वो इस BD पर ही परपेंडिकुलर माना जाएगा, यानी यहां इस पर जो परपेंडिकुलर डाल रहे हो वो इस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर जो ये EG है ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस क्या है हमारे पास, ये BD है, या फिर D भी लिख सकते हो आप इसे। दिस इज 3। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हम निकाल लेते हैं। इस पर भी सेम, इसकी भी साइड को आगे बढ़ाएंगे तो इस पर जो परपेंडिकुलर है दैट इज DF और EC बेस है, दिस इज 4। यहां पर ये हमने एरिया निकाल लिए। अब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट को यहां हम डिवाइड करेंगे आपका 4 से। आप पूछें सर ऐसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं, AE यहां पर है और EC यहां पर है, हमें चाहिए ना AE अपॉन EC, तो वो यहां से मिलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू, ये तो है आपका 1/2 इंटू AE इंटू DF अपॉन 1/2 इंटू DF इंटू EC। तो ये कैंसिल हो गया, DF से DF कैंसिल हो गया, तो यहां पे ये आ गया AE अपॉन EC, इसको नाम दो आप 5। ये तो मिल गया। अब हम सेकंड को करेंगे थर्ड से, डिवाइडिंग सेकंड बाय थर्ड। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये है 1/2 इंटू EG इंटू AD अपॉन 1/2 इंटू EG इंटू DB। ये कैंसिल हो गए, यहां पे आ गया AD अपॉन DB। अब आप बोले सर राइट हैंड साइड तो हमें दिख रही है बट ये लेफ्ट हैंड साइड मैच नहीं हो रही, ऊपर ADE है यहां भी ADE है। अगर ये DEC और BDE इक्वल हो जाएं तो इन दोनों को भी हम इक्वल रख के हमारा काम हो जाएगा। बट ये इक्वल कैसे होंगे, तो आप समझें कि अगर आप दो ट्रायंगल्स का एरिया निकाल रहे हो बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विद सेम बेस इक्वल होता है। आप बोलेंगे एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस with same base are equal। तो यहां से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के, यानी ये दोनों इक्वल हो गए। सो फ्रॉम 5 and 6 अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो AE अपॉन EC इक्वल होगा AD अपॉन DB के, और यही हमें क्या करना था, यहां पर प्रूव करना था। तो हमने अपना रिजल्ट यहां पर प्रूव कर दिया है।